गरीब भाभी की 5 प्रेग्नेंट नंद का एक पंखा। ये लो भाई, अब की बार मेरी 20 रुपए की दाव लगी। अरे क्या नरेश, ये क्या बच्चों वाला 10-20 का खेल खेल रहा है? लगाना है तो 1500 का दाव लगा। ताश खेलने का तो तभी मजा है। भाई जेब में बस 200 ही पड़े हैं, 500 है ही नहीं। चल फिर वही लगा दे, जीत गया तो डबल मिलेगा, भाभी भी खुश हो जाएंगी। अच्छा तो फिर ये ले। नरेश अपनी झोपड़ी के बाहर आंगन में ही धूप में ताश खेल रहा था, जिसमें दाव लगाते वो मेहनत से कमाए 200 भी हार जाता है। वहीं झोपड़ी में से बूढ़ी सीतामढ़ी अपने बेटे को जुएरी दोस्तों के बीच बैठकर रोए जा रही थी, जहां भयंकर गर्मी में मधु खाना बना रही थी और उसकी 5 गरीब ननद गर्मी में बेहाल घास की चटाई बुन रही थी। क्या बात है माँ जी, कोई परेशानी है क्या? आप रो क्यों रही हैं? रो नहीं तो क्या करूं बहू, नरेश दिन भर जुआ ही खेलता रहता है। इसे जरा भी चिंता नहीं है, घर में 5-5 जवान बहनें शादी करने को बैठी हैं। इतनी सी इच्छा है मेरी कि मरने से पहले इन 5 की शादी देख लूं। ये सुनकर गरीब भाभी मधु अपनी 5 ननद के लिए भावुक हो जाती है, क्योंकि उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी। घर के नाम पर एक छपरैल लगी हुई कुटिया सा घर था, जिसमें एक ही पुराना सा पंखा लटका हुआ था। गुस्से में भड़कते हुए मधु सबको भगा देती है। तुम सबको काम धंधा नहीं है क्या? ना कमाते हो ना कमाने देते हो, घर बिगाड़ रखा है मेरा, जुआरी कहेंगे। भागो मेरे घर से। और आपको भी घर चलाने की जरा भी चिंता नहीं है? चिंता है मधु, लेकिन इस कड़ी धूप में कहाँ जाऊं? ताश से शॉर्टकट में कमा लेता हूं, मैं पसीना नहीं बहाना पड़ता। एक तरफ शादी करने को 5-5 कुंवारी ननद और ऊपर से अपने पति की काम चोरी देखकर गरीब मधु से समझाती है। देखो जी, ऐसे काम चोरी करोगे तो कैसे चलेगा? पंडित जी ने एक रिश्ता बताया है, 5 बेटे हैं उनके। चलो एक बार देख आते हैं। आज चल के इस गरीबी के सिवा अपने माँ जी को कोई सुख नहीं दिया, कम से कम उनकी आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। ऐसा मत कहो मधु, माँ को कुछ नहीं होगा, हम आज ही चलेंगे। फिर नरेश और मधु केसरवती के 5 बेटों को देखने उसके घर जाते हैं, जहाँ कूलर पंखा सब था। केसरवती दोनों को नाश्ता पानी करवाती है। अरे आप दोनों ने तो कुछ खाया भी नहीं। नहीं माँ जी, बस पेट भर गया। अच्छा। सुनो जी, मुझे तो घर ठीक लग रहा है, कूलर, बेड और तो और टेबल पंखा भी है। मेरी 5 ननद को तकलीफ नहीं होगी। जी हमें रिश्ता मंजूर है। अच्छा अब इजाजत दीजिए। घर लौटकर मधु अपनी 5 ननद को पुकारती है। नेहा, रूपी, कविता, भारती, सुप्रिया, कहाँ हो? यहाँ आओ। जी भाभी, आपने बुलाया? तुम्हारी गरीब भाभी ने तुम 5 के लिए एक बहुत अच्छा घर देखा है। वहां तुम्हें यहाँ जितने दुख नहीं होंगे। वैसे तो ज्यादा अमीर लोग भी नहीं, वे हमारी ही तरह हैं, लेकिन तुम खुश रहोगी। वहां तुम सबको गर्मी में दिन नहीं गुजारने पड़ेंगे। मैंने उनसे कुछ महीनों की मोहलत मांगी है, उसके बाद पैसे इकट्ठा करके तुम 5 की विदाई कर दूंगी। बेचारी गरीब भाभी 5 ननद का घर बसाने के लिए दिन रात मेहनत करके उनकी विदाई कर देती है। अब तो मुझे और इंतजार भी नहीं हो रहा दहेज का सामान देखने को। एक बहू टेबल पंखा लाएगी, एक फ्रिज लाएगी, एक एसी लाएगी और 2 फर्नीचर। फिर मेरा घर चमकते दिखेगा और मुझे आस पड़ोस से टेबल कुर्सी भी नहीं मंगानी पड़ेगी। तभी 5 गरीब ननद आती हैं। सबके हाथों में एक गठरिया होती है, जिसमें पहनने को कुछ कपड़े थे। आओ बहुओं, तुम सबका स्वागत है। वैसे दहेज का सामान कहाँ है तुम्हारा? दिख नहीं रहा। ये सुनकर 5 एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। माँ जी, कौन सा दहेज का सामान? आप तो जानती हैं हमारी गरीब भाभी ने बड़ी मुश्किल से हमारी शादी कराई है, इसलिए कुछ दे नहीं पाई। ये सुनकर केसरवती 5 को कोसने लगती है। हे भगवान, मेरे तो करम फूट गए, कैसे गरीबों से रिश्ता जोड़ लिया मैंने। अरे कुछ नहीं तो एक एसी फ्रिज ही दे देती। देखो तो एक बक्सा भी नहीं दिया उस कंजरी ने, बस गठरी थमा कर भेज दिया। माँ बस भी करो, हम है ना, हम तुमको एसी कूलर ला देंगे। हाँ माँ, अब जैसी भी है ये 5 हमारी पत्नियां हैं। इसके बाद केसरवती 5 का स्वागत करती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। 5 मजदूरी करके जो थोड़े पैसे कमा कर लाते, गरीब नंदों को उसी में गुजारा करना पड़ता।
बीतते समय के साथ पांचों प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अरे क्या हुआ तुम पांचों को? ऐसे उल्टियों पर उल्टियां क्यों करी जा रही हो? माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। क्या हम पांचों भाई पिता बनने वाले हैं? मुबारक हो रमेश भैया। तुमको भी बहुत मुबारक हो मेरे भाई। लेकिन इस बात से केसरवती सदमे में आ जाती है। मेरी ये पांचों गरीब निकम्मी बहुएं तो लोड होके बैठ गई। खर्चा तो मेरे बेटों का बढ़ेगा। कुछ कर केसरवती। बेटा, अब तुम पांचों की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, इसलिए ये 100-200 से कुछ नहीं होगा। ज्यादा कमाना पड़ेगा और शहर में पैसे हैं और काम भी। हाँ माँ, हम समझते हैं। हम कल ही शहर चले जाएंगे। केसरवती अपने बेटों को शहर भेज देती है। इधर पांचों गरीब ननद अपनी भाभी को अपनी माँ बनने की खुशखबरी देती हैं, जिससे भाभी भी बहुत खुश होती है। अब पांचों को 4-5 महीने चलने लगते हैं और मई की भयंकर गर्मी शुरू हो जाती है। अभी तो मई का महीना शुरू हुआ है और बेतहाशा गर्मी पड़ने लगी। हाय, ऊपर से ये पसीना भी नहीं सूख रहा है पंखे में। अरे देखो ना, हमारे ससुराल में कूलर तो है ही, क्यों ना उसे चलाकर ठंडी हवा खाई जाए। फिर हम दोनों उसे साफ कर देते हैं। रूपी नेहा कूलर खोल कर देखती हैं। हे भगवान, इसमें तो कबूतर ने अंडे दे रखे हैं और कूलर की पंखुड़ियां टूटी हुई हैं, जंग भी लगा है। लगता है ये सालों से खराब पड़ा है। हमारी कंजूस सास से और भी उम्मीद क्या की जा सकती है। कबाड़ा भी घर में जमा किया हुआ है। सास ये बात सुन लेती है और लड़ाकुन की तरह पांचों को भला बुरा सुनाती है। तो अपनी भाभी के घर क्यों नहीं चली जाती पांचों? रानी बनाकर रखेगी वो तुमको। दिन भर पंखा डुलाती रहेगी तुम्हारे आगे पीछे। चलो जाओ अपनी भाभी के घर, और इस बार बिना एसी फ्रिज लिए आना मत। बेचारी पांचों गरीब प्रेग्नेंट ननद गर्मी में अपनी भाभी के घर आती हैं, जहां मधु तेज धूप में बैठी घास का झाड़ू चटाई से बना रही थी। अरे मेरी पांचों प्यारी ननद अपनी भाभी के घर आई हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? हमारी सास ने हमें घर से भगा दिया। सुप्रिया फूट फूट कर रोते हुए सास के किए गए अत्याचारों के बारे में बताती है। चुप हो जाओ तुम पांचों, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम अपनी भाभी के घर में रहोगी। चलो अंदर, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बेचारी गरीब भाभी तपती हुई धूप में झाड़ू पंखा चटाई बेचकर थोड़े दाल चावल लाती है, जिसे खाकर सब सो जाते हैं। लेकिन घर में एक ही पंखा लगा होता है, जिसमें किसी को राहत नहीं मिलती। क्या हुआ रूपी, तुम ठीक हो? भाभी, मेरा मन बेचैन हो रहा है। पंखे की हवा नहीं लग रही है। हाँ भाभी, मुझको भी घुटन हो रही है। कितना भपका है यहाँ। पांचों को गर्मी से बेहाल देखकर मधु रोने लगती है। हे भगवान, कैसी गरीब लाचार भाभी हूँ मैं, जो अपनी घर आई पांचों प्रेग्नेंट ननद को एक पंखे का सुख भी नहीं दे पा रही। भाभी, खुद को दोष मत दीजिए, हम ठीक है। मैं तुम्हारे लिए आंगन में बिस्तर लगाती हूँ, वहां थोड़ी ठंडक मिलेगी। बेचारी गरीब भाभी एक माँ की तरह अपनी पांचों प्रेग्नेंट गरीब ननद को पंखा डुलाती है, जिससे वो सो जाती हैं। देखो मेरी प्यारी ननद, मैंने इस पंखे में तेल डाल दिया है और उसे साफ भी कर दिया है। अब ये एकदम तूफान के जैसा चलेगा और तुम्हारे पेट में का नन्हा मुन्ना भी होने वाली मामी से रूसी नहीं करेगा। अपनी गरीब भाभी के मन में अपने प्रति स्नेह प्रेम देखकर पांचों रो देती हैं। भाभी, भगवान ने भले ही हमें गरीब बनाया है, लेकिन आप जैसी अनमोल भाभी दी है, हम बहुत खुश हैं। अच्छा, अब तुम सब बैठ जाओ पंखे में। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। उधर पांचों के महीने बढ़ रहे थे और उसके साथ गर्मी का मौसम भी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ऐसे ही गरीब भाभी तपती धूप में मेहनत करती रहती है। भगवान का शुक्र है, आज तो पंखा झाड़ू की बिक्री अच्छी हो गई। 500-600 रुपए हो गए हैं। एक टेबल पंखा ले लेती हूँ। मेरी पांचों ननद एक पंखे में कितनी परेशानी उठाती हैं। मधु एक टेबल फैन खरीद कर घर लाती है, जहाँ उन पांचों के पति मौजूद थे। नमस्ते मधु भाभी। खुश रहिए रमेश जी। अपनी माँ के बर्ताव के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं भाभी। माँ ने हमारे पीठ के पीछे हमारी पत्नियों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, ये हमें पता चल गया है। हम अपने परिवार को लेने आए हैं। तभी पांचों की सास उसके आगे हाथ जोड़कर आ जाती हैं। मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने तुम्हारी पांचों ननद के साथ गलत किया। जबकि वो पेट से थी, उन पर गर्मी का कहर बरसाया, लेकिन
अब मैं उनका ख्याल बेटी के जैसे रखूंगी। मैं अपनी बहू को घर ले जाने आई हूँ। मेरी पांचों ननद अपने ससुराल में खुश रहें, मैं भी उसी में खुश हूँ। भाभी जाओ मेरी प्यारी नंदो और खुश रहना। केसरवती पांचों को सम्मान पूर्वक लाती है, जहां वह देखती है कि घर में कूलर और फ्रिज भी आ चुका है और अब एक पंखे में गर्मी गुजारने की समस्या खत्म हो चुकी थी।